हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ प्लान। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पहला जो चैप्टर है क्लास 11 मैथमेटिक्स का सेट्स, उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। आज हम लोग इस वीडियो में सेकंड चैप्टर जो कि आपका है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन तो चैप्टर है आपका। तो ये चैप्टर को हम लोग दो हिस्से में बांट देते हैं, रिलेशन और पहले हम लोग रिलेशन कर लेते हैं, बाद में हम लोग फंक्शन कर लेंगे, जो कि उसी का स्पेशल केस है रिलेशन का ही। तो देखिए, रिलेशन को समझने के लिए, रिलेशन तो हम लोग जानते ही हैं कि भाई अपने डेली लाइफ में रिलेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि फादर मदर में रिलेशन, भाई बहन में रिलेशन, फ्रेंड्स में रिलेशन, तो स्टूडेंट टीचर में रिलेशन। तो एक तो रिलेशन है ही है, रिलेशन पे दुनिया चल रही है, कायम है। अच्छा, क्या मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होता है? मैं अगर आपसे पूछूं कि मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होता है क्या, तो आपका आंसर होगा कि यस सर, हाँ होता है। और वो कैसे होता है देखिए। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख दूं यहाँ पे कि हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 NCERT क्लास 11 NCERT है ना, का जो चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई मैथमेटिक्स में रिलेशन कैसे होता है। जैसे देखें, आप अगर ये बोलते हैं कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ये क्या है? ये एक रिलेशन ही है ना। मान लीजिए आप बोलते हैं कि M इज ग्रेटर देन N, ये क्या है? ये भी एक रिलेशन है। आप बोलते हैं कि सेट A इज ए सबसेट ऑफ सेट B, ये क्या है? रिलेशन है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिलेशन के लिए ज़रूरी है कि दो ऑब्जेक्ट हो। जैसे यहाँ पे दो लाइन के बीच में रिलेशन है, तो लाइन L है और लाइन M है, दो ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी M है और N है, दो ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी दो सेट है, दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी है ना। तो दो ऑब्जेक्ट का तो होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है दो ऑब्जेक्ट लाएंगे भाई। तो दो ऑब्जेक्ट के लिए लेने के लिए हम लोग कहाँ से लेंगे? तो दो हम लोग सेट लेते हैं। सेट A, मान लीजिए कि हमारा एक सेट A है, सेट A है, और इसमें जो है ऑब्जेक्ट है A B C, ओके। और एक सेट B है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है 1 2, ओके। ये तो ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया कि भाई ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, दो सेट है, दो सेट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मुझे करना क्या है? यहाँ देखें आप, रिलेशन स्थापित करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए जाहिर सी बात है इनका पेयर चाहिए। जैसे यहाँ L M का पेयर है, M N का पेयर है, A B का पेयर है। इसी तरह से यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा? पेयर बनाना होगा। सही है ना? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें पेयर बनाना होगा। मैं आपको बोलता हूँ कि पेयर तो आप बनाइए, ठीक है, लेकिन मैं एक कंडीशन बोलता हूँ कि भाई पहला जो एलिमेंट है वो सेट A से आना चाहिए। पेयर हम लोग जनरली कैसे लिखते हैं? पेयर लिखने के लिए जो पहला एलिमेंट है वो देते हैं, मान लीजिए पहला एलिमेंट X है, वो देते हैं और कॉमा देते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट Y देते हैं और इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यही तो होता है, यही होता है ना। ये इसी तरह से हम लोग पेयर को लिखते हैं। तो यहाँ पर आप पेयर बनाइए, तो पेयर तो आप बना देंगे, लेकिन एक शर्त है। मैं बोलता हूँ भाई पेयर बनाइए, लेकिन पहला ये जो पेयर है, इसमें जो पहला एलिमेंट है यहाँ पर क्या है? X है। तो पहला एलिमेंट सेट A से आना चाहिए और दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो सेट B से आना चाहिए। और ये बात को आपको ध्यान में रखनी है, और ये बात ध्यान में रख करके जितना पॉसिबल पेयर है बन सकता है वो सारा आप पेयर बना दीजिए, ओके। तो आप देखिए कितना पेयर बनेगा भाई। पहला एलिमेंट यहाँ से आना चाहिए, तो हमने पहला एलिमेंट A से शुरू किया, तो A से पेयर बनाइए। तो क्या पेयर बनेगा? A, 1, ये पहला पेयर एक ये बन गया, कॉमा दे दीजिए भाई। दूसरा पेयर बनाइए, A से
2 का एक पेयर ये बन गया A, 2। चलिए कॉमा दे दीजिए, फिर बनाइए। अब ये A से तो मैक्सिमम है, अब इससे ज़्यादा तो पेयर बनेगा नहीं। अब दूसरा उठाइए भाई B से बनाइए B1। ठीक है, पहला जो है चूँकि हमको लेना है सेट A से, तो अब पहला B1, उसके बाद B2। ओके, फिर कॉमा दीजिए। अगला पेयर यहाँ से बनेगा। अब ये तीसरा एलिमेंट उठाइए C1, कॉमा दीजिए, फिर क्या है C2। इतना ही पेयर बन सकता है ना, या इससे ज़्यादा बन सकता है? अगर आपके दिमाग में है कोई ऐसी बात कि इससे ज़्यादा भी पेयर बन सकता है तो आप बताइए। तो ये मैक्सिमम पेयर है, नंबर ऑफ पेयर्स जो आएगा ये मैक्सिमम है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, सही है। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है? 3 है, 1 2 3। और NB कितना है? 2 है, सही है ना। ये कितना है? 2 है। तो 3 इंटू 2 कितना हुआ? 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, बराबर है ना। 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। देखिए यहाँ NB कितना है? 2 है। तो अगर आप NA इंटू NB करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, सही है ना। तो एक तो बात ये हो गई कि भाई ये जो मैक्सिमम जो पेयर आया वो क्या बन सकता है कि इसमें जितना एलिमेंट है मल्टीप्लाइड बाय इसमें जितना एलिमेंट है, यानी इसमें 3 है तो 3 गुना 2 6 मैक्सिमम पेयर बनेगा। अच्छा, ये जो पेयर बना इसका आप सेट बना लीजिए। ये हमने सेट बना लिया। सेट ऐसे ही तो लिखते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना, करली ब्रेस देते हैं और जितना पेयर है सबको कॉमा, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग लिखे हुए हैं कॉमा के फॉर्म में, सही है। अच्छा जी, ये जो पेयर है, ये जो सब पेयर है, ये साधारण पेयर तो है नहीं। ये जितने भी पेयर हैं ये साधारण पेयर नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पेयर बनाते वक्त हम लोगों ने एक बात का ध्यान रखा है। वो क्या कि पहला जो एलिमेंट है पेयर का वो सेट A से आना चाहिए और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो सेट B से आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर एक कंडीशन के साथ पेयर को बनाया गया है। इसीलिए इस पेयर को क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं भाई? ऑर्डर्ड पेयर। ये है ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है, ख़ास ऑर्डर में बनाया गया है। ये ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही जो है वो बना दिया, सही है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट मिला, यानी तमाम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट मिला, इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं A क्रॉस B। ओके, चूंकि हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो एलिमेंट आ रहा है वो सेट A से है और दूसरा वाला सेट B से है, इसलिए पहले हम लिखेंगे सेट A को और बाद में लिखेंगे सेट B को। ओके, ये बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट A एंड B। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। तो ये क्या हो गया? आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझ गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बिटवीन द टू सेट्स। सही है, जितने भी तमाम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का ये सेट होता है। अच्छा भाई, ये तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गई कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। अगर मैं बोल दूं कि भाई आप B क्रॉस A बनाइए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए B क्रॉस A, तब आप क्या बनाएंगे? B क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है एक सेट है तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स का। तो B क्रॉस A में हम लोग जो पहला एलिमेंट लेंगे वो कहाँ से लेंगे? B से, और दूसरा वाला A से। तो अब बनेगा 1, A।
ओके, उसके बाद 1 कॉमा बी, उसके बाद बनेगा 1 कॉमा सी, इसके बाद बनेगा 2 कॉमा ए, इसके बाद बनेगा 2 कॉमा बी, इसके बाद बनेगा 2 कॉमा सी। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ से जाहिर सी बात है ये दोनों जो है क्या है, ये दोनों सेट A क्रॉस B और B क्रॉस A ये दोनों बराबर नहीं हैं, है ना, क्योंकि इनके एलिमेंट्स दो सेट बराबर कब होता है, जब उनके एलिमेंट्स बराबर हो। हम लोगों ने पढ़ा है हम लोगों ने पिछले इसमें सेट्स में। तो यहाँ पे तो एलिमेंट्स यहाँ 1 कॉमा ए है और यहाँ A कॉमा 1 है, तो ये तो बराबर नहीं है, इसलिए A क्रॉस B ये नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ओके, क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अब मान लीजिए कि ये बराबर कब होगा, दो ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर कब होंगे भाई। अब ये भी एक बात होती है कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स है, ये बराबर कब होगा। तो ये बराबर तभी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपको ए बी एक सेट है, चलिए इसको अब मैं मिटा देता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने समझ लिया। चलिए अब आगे देख लीजिए कि दो आपके पास सेट है, दो ऑर्डर्ड पेयर्स है, एक है ए बी और दूसरा है सी डी। ओके, ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई दोनों ऑर्डर्ड पेयर बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर विल बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर। जो ये जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है और ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, सही है। तो इसका जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे वाले के पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, और सेकेंड एलिमेंट जो सेकेंड एलिमेंट है ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट या सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर। यानी अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि A बराबर C होना चाहिए और B बराबर D होना चाहिए। लाजिम है कि ये होना चाहिए, A बराबर C और B बराबर D। ओके, अच्छा जी, ये तो बात हो गई आपको। अब देखिए आपने A क्रॉस B निकाल लिया, A क्रॉस B। A क्रॉस B में अगर मान लीजिए ये हमने A क्रॉस B लिखा भाई, A क्रॉस B हमने लिख लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B ये कितने होते हैं, NA इंटू NB, सही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B ये क्या होता है, NA इंटू NB। यानी A में अगर 3 है, B में 2 है, तो A क्रॉस B में कितने आएंगे, 3 इंटू 2 6 आएंगे। मान लीजिए कि अगर A या B केस लेते हैं, केस क्या केस है भाई, कि इफ़ A और B इक्वल टू नल सेट। चलिए साहब अब बताइए कि क्या होगा A क्रॉस B। यानी A या B में कोई भी नल सेट हो जाए, यानी उसमें कुछ है ही नहीं, तो A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B क्या होगा, जाहिर सी बात है ये भी नल सेट होगा, क्योंकि भाई पेयर तो दो एलिमेंट के बीच में होता है ना। तो एक सेट में तो एलिमेंट है और दूसरे में एलिमेंट है ही नहीं, तो अब पेयर बनाएंगे क्या, पेयर बनेगा ही नहीं ना। तो जब पेयर ही नहीं बनेगा तो A क्रॉस B में तो सारे पेयर्स हैं, तो नो पेयर, ज़ीरो पेयर, इसलिए वो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा केस, ये तो केस एक हो गया। एक केस और देखिए कि अगर मान लीजिए कि A या B, इफ़ A और B ये दोनों में से, इफ़ A और B बी इनफाइनाइट सेट, अगर ये दोनों में से एक इनफाइनाइट सेट हो जाए, ओके, A इनफाइनाइट हो जाए या B इनफाइनाइट हो जाए, दोनों में से कोई एक
इनफाइनाइट सेट हो जाए तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होगा? कैसा सेट होगा ये ए क्रॉस बी? भाई ए क्रॉस बी तो एक सेट है ना, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहा है हमको, तो ए क्रॉस बी इज ए सेट। अगर ए या बी दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है तो ए क्रॉस बी क्या होगा? जाहिर सी बात है कि इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ना ये भी, क्योंकि एक में असंख्य मेंबर हैं, इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, और दूसरे में मान लिया कम भी है, मान लिया कि ए में 1 2 3 है, और जो सेट बी है वो है समझ लीजिए कि नेचुरल नंबर का सेट है। अब आप बताइए, नेचुरल नंबर का सेट तो इनफाइनाइट सेट है, अब जोड़ी आप बनाते जाइए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, अब ये अनंत तक चल जाएगा ना। तो इसलिए ए क्रॉस बी भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ये भी, ये बात भी समझ में आ गई कि अगर ए या बी दोनों में से कोई इनफाइनाइट सेट हो तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। मैथमेटिकली हम लोग ए क्रॉस बी को कैसे लिखते हैं ये भी देख लीजिए। मान लीजिए कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं P और Q, है ना, P और Q, टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं P एंड Q आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ओके। देन P क्रॉस Q क्या होता है? इज ए सेट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स P Q, स्मॉल p Q, ओके, where a small p belongs to set P and a small q belongs to capital Q set। अब आप समझे, मैथमेटिकली हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई P क्रॉस Q क्या होगा? P Q, है ना, दो अगर नॉन एम्प्टी, क्योंकि अगर एम्प्टी हो गया तब तो एम्प्टी हो जाएगा ना P क्रॉस Q, तो इसलिए ये इसका नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है, लाजिम है। तो P क्रॉस Q क्या होगा? ये देगा भाई तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स, जहाँ पे P और स्मॉल p स्मॉल q का ऑर्डर्ड पेयर्स, जहाँ पे स्मॉल p क्या है? वो P से आएगा, कैपिटल P से, जाहिर सी बात है ये पहले लिखा हुआ है तो पहले P से आएगा P, और बाद में Q है तो बाद में ये जो एलिमेंट है Q, ये कौन से सेट से आएगा? Q सेट से आएगा। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई कि मैथमेटिकली भी हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की कहानी है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, अगर कोई सेट को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से करें कि भाई A क्रॉस A, अगर इस तरह से कर दें तो ये क्या देगा? A मान लीजिए कि ये इस तरह का देगा, तीन का एक इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, है ना, तीन ग्रुप का तीन ऑब्जेक्ट का ग्रुप देगा, वो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। ABC where ABC all belongs to set A, ठीक है। अगर तीन बार हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, और एक ही सेट पर वो ऑपरेशन कर दिया 3 मरतबा, A क्रॉस A कर दिया, तो मुझे जो 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप मिला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो ABC है, दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपलेट बोलते हैं, ओके, क्लियर बात? अच्छा, मान लीजिए कि भाई देखिए, आप एक चीज़ समझिए, एक सेट है, मान लीजिए आपको सेट A इक्वल टू, समझिए 1 2, मैं बोलता हूँ कि A क्रॉस A आप बनाइए, बताइए भाई क्या होगा? A क्रॉस A। तो आप देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, आप 1 2 इसको 3 बार लिख लीजिए यहाँ पे अपना
समझने के लिए आसानी से आपने लिख लिया। ओके, अब A क्रॉस A आपको लिखना है इक्वल टू ये जो सेट आएगा। अब देखिए तो ट्रिपलेट होगा, तो पहले सबका जो है पहला एलिमेंट उठाइए आप, तो यहाँ पहला, यहाँ पहला, यहाँ पहला, तो पहला क्या मिल गया 1 1 1। ओके, अब वेरी करवाना है इधर से लास्ट से, इसको इधर रहने दीजिए, इसको चेंज कीजिए, तो क्या होगा, ये कॉमा दीजिए 1 1 2, ये वाला ले लिए, है ना। तो अब इसका काम खत्म हो गया। अब ये जो है अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोग इस पे ही, अब ये वाला का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से अब आप जो है 1 1 1 1 लिए, 1 1 2 लिए, अब 1, अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2, है ना, क्योंकि यहाँ तक तो ले लिए। अब क्या करेंगे 1 2 और फिर यहाँ लीजिए 1 2 1, फिर अब क्या करेंगे 1 2 2 1 2 2, और देखिए अब ये 1 का काम खत्म हो गया, सही है ना, 1 का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2 1 1 2 1 1, फिर 2 1 2 2 1 2, फिर क्या करेंगे 2 2 1 2 2 1, और फिर क्या करेंगे 2 2 2 2 2 2। तो ये इस तरह से A क्रॉस A आ गया हमारा। देखिए कितना एलिमेंट है इसमें, इस सेट में कितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 × 2 × 2, ओके, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि किस तरह से हम लोग ट्रिपलेट्स निकालते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपको समझ में आ गई बात। देखिए ऑर्डर्ड पेयर मैं क्यों बोल रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये, मैं आपको बोलूँ कि भाई कार्टेशियन, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, ओके, और ये ओरिजिन है, ओके, यहाँ पे है 1 2 3, और यहाँ पे है 1 2 3। मैं आपको बोलूँ कि 1 2 को आप लोकेट कीजिए, किसको लोकेट कीजिए, पॉइंट 1 2 को आप लोकेट कीजिए। तो ये 1 2 क्या है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, जिसमें कि x कोऑर्डिनेट को पहले लिखा गया है और y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखा गया है। तो 1 2 को जब आप करेंगे लोकेट, तो ये कहीं यहाँ पे आएगा, सही है, ये जो पॉइंट होगा ये 1 2 होगा आपका, सही है। अब आप बोलें कि नहीं साहब 2 1 को कीजिए, 2 1 को, तो देखिए जब 2 1 को आप करेंगे तो पहला क्या बता रहा है x कोऑर्डिनेट और दूसरा y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ 2 और ये 1, ये देखिए ये पॉइंट यहाँ हो गया 2 1। तो आप देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पहले कौन सा एलिमेंट आप लिख रहे हैं, ये जो है ये इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। आप ऐसे ही आप जो है वो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर ये बोल दूं कि मैं आपको, देखिए मैं अगर ये बोल दूं कि भाई R क्रॉस R क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं मुझे R क्रॉस R क्या होगा? R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सही है ना। तो R क्रॉस R यानी ये क्या है कि देखिए अब मान लीजिए कि x एक्सिस है, बहुत मज़ेदार चीज़, और ये y एक्सिस है, सही है, ये x एक्सिस है, x डैश y डैश, ओके, और ये ओरिजिन है 0। अच्छा, ये तो रियल नंबर लाइन है, ओके, और ये भी रियल नंबर लाइन है, यानी तमाम रियल नंबर सब इस पे है और इस पे है। अब R क्रॉस R का मतलब क्या है, R क्रॉस R का मतलब है कि आपको पॉइंट्स का पेयर निकालना है।
तो किसी भी पॉइंट्स का जब आप पेयर निकालेंगे, इसका यहाँ आ गया, इसका यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, या यहाँ आ गया, या यहाँ आ गया, या यहाँ आ गया, या कहीं भी आ गया, या आप कहीं भी ले लीजिए, यहाँ 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 ले लीजिए, कहीं पर जो भी पॉइंट्स आपको आ रहे हैं, जो भी पेयर आपको मिल रहा है, आर क्रॉस आर में क्या मिलेगा? पेयर मिल रहा है ना आपको। यानी यहाँ पे जो भी है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 1, और यहाँ पर भी मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ इस तरह से है। ऐसा ही है यहाँ पे -1, -2, -3 और सो ऑन। यहाँ पर भी -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो एक पेयर मिला आपको, ये पेयर क्या मिला? फॉर एग्जांपल ये पेयर क्या मिला? 1,1 का एग्जांपल के तौर पे। तो इसी तरह से सारे पेयर मिल रहे हैं आपको। ये पेयर क्या बता रहा है? ये बता रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन 2 डायमेंशनल प्लेन। यही बता रहा है ना, ये बता रहा है, ये पॉइंट बता रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, ये पेयर बता रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑन दिस 2 डायमेंशनल प्लेन। तो इसी तरह से r क्रॉस r क्या बताएगा? r क्रॉस r क्या बताएगा? ये बताएगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये बताएगा क्या? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन 2 डायमेंशनल प्लेन, on 2 dimensional plane। जैसा कि यहाँ से क्लियर है कि भाई ये क्या बताएगा? r क्रॉस r कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन 2 डायमेंशनल प्लेन। अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा और ये कर दूं कि भाई r क्रॉस r, देखिए अगर मैं ये कर दूं r क्रॉस r, यानी रियल नंबर का ट्रिपलेट्स अगर मैं बताऊं तो ये क्या शो करेगा? तो ये तो ट्रिपलेट्स देगा। यानी x एक्सिस मुझे देखें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये ऊपर वाला क्या है? z एक्सिस है। तो r क्रॉस r जब आप करेंगे तो x एक्सिस का पॉइंट, y एक्सिस का पॉइंट और z एक्सिस का पॉइंट, यानी आपको कहाँ मिल रहा है? 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट मिल रहे हैं। कहीं पर भी जो पॉइंट्स मिल रहा है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो r क्रॉस r क्या बताएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस। ये क्या बताएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ all the points in 3 dimensional space। सही है? और 3 डायमेंशनल स्पेस पे ये पॉइंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स बताएगा सारे। इसका बात समझ में आ गई? तो आज के लिए वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आज हम लोगों ने बेसिकली कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है उसके बारे में पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट ले लिया, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में ले लिया, ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या क्या होती है वो सब सीखे, और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखे। अब अगले वीडियो में हम लोग रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ये एक प्री रिक्विजिट था, ये ज़रूरी चीज़ थी रिलेशन पे अप्रोच करने से पहले, इसलिए इसको किया गया। आपके चैप्टर में भी ऐसा ही है। तो अगले वीडियो में हम लोग डायरेक्टली रिलेशन को शुरू करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।